प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। इस सीरीज में पीछे हम लोगों ने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी समाप्त किया है। तो अगर आप इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और करंट अफेयर की पूरी तैयारी चाहते हैं तो हमारे इस सीरीज के पीछे के वीडियो को भी सीरीज वाइज जरूर देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस सीरीज की यही है कि इसमें एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से मैं आप लोगों को एग्जाम हॉल में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन अधिक सही करने के लिए ट्रेंड कर सकता हूं। तो इस सीरीज में आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि दास्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ये पहला क्वेश्चन बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है। आप सभी जान रहे हैं कि इस समय दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम कुछ आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन रख रहे हैं और हमारे जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो इस आधार पर केंद्रित है कि कौन से टॉपिक अधिक संभावित प्रश्न पूछने के लिए है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में भारत में दास्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये प्रश्न हमने पूछा है। प्रश्न है, यूरोप की तुलना में भारत में दासों की स्थिति अच्छी थी। दासों को आमतौर पर सेवकों के बजाय वंशानुगत नौकर के रूप में माना जाता था। ठीक है। थर्ड, विवाह दासों के बीच होते थे। दासों के बीच विवाह होते थे और ऐसे विवाह से होने वाली संतान भी दास मानी जाती थी। राजपूतों, खत्रियों और कायस्थों के उच्च वर्गों ने महिलाओं को घरेलू काम के लिए दास बना रखा था। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब अच्छा एक बात समझिएगा कि भारत में दास्ता के संदर्भ में प्रश्न खूब संभावित है पूछे जाने के लिए, लेकिन अगर दास्ता के संदर्भ में कि भारत में दास्ता की चर्चा कहां कहां है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास नहीं होते। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास नहीं। चाणक्य कहते हैं कि भारत में 8 प्रकार के दास हैं। नारद स्मृति में कहा गया है कि भारत में 15 प्रकार के दास हैं। तो इसका मतलब है कि दास तो होते थे। ठीक है, मेगास्थनीज कह रहा है कि भारत में दास नहीं है। तो क्यों दास नहीं है भाई? क्योंकि मेगास्थनीज कहां से आया है? ग्रीक से। तो ग्रीक समाज में दास को जैसे रखा जाता था वैसे दास भारत में नहीं होते थे। ग्रीक समाज में बेसिकली दासों को नागरिक या इंसान माना ही नहीं जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। और भारत में जब मेगास्थनीज आता है तो भारत के जब समाज में देखता है तो यहाँ जो घरों में दास हैं, जो काम कर रहे हैं, वे भी परिवार के जैसे हैं। उनके साथ कोई वैसा प्रताड़ना वाला काम ही नहीं होता है। सभी परिवार में भाई बंधु मित्र बन के रहते हैं, है दास। तो इसीलिए मेगास्थनीज को समझ ही नहीं आता है कि ये दास है कि परिवार का सदस्य है। इसीलिए वह कहता है कि भारत में दास नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया था तो कलिंग युद्ध में जितने बंदी बनाए गए थे उन लोगों को बंदी दास बनाया गया और कृषि कार्य में उनका व्यापक उपयोग हुआ है। कृषि कार्य में उपयोग। तो इससे पता चलता है कि भारत में दास तो है, लेकिन भारत की दास्ता यूरोपीय दास्ता से, ग्रीको रोमन दास्ता से बहुत ही सामान्य है। वहां के जैसे दास भी यहां पर नहीं है। कारण है कि यहां दासों की जैसे वहां पे कृषि कार्य में दास की बहुत अधिक भूमिका है। यहां पर किसान खुद भूमि का मालिक है। यहां पर राजा भूमि का मालिक नहीं है, किसान की भूमि है, किसान खेती करता है। तो यहाँ किसानों को खेती में काम करने के लिए दास की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भारत में अधिक है। तो भारत में जनसंख्या अधिक है तो भारत के जो किसान है वह खुद ही अपने खेतों में काम करते हैं। तो भारत में कृषि दास की संख्या बहुत ही न्यूनतम रही है। तो दासों का उपयोग भारत में कहां हुआ है? तो घरेलू काम में।
घरेलू जैसे खाना वाना बनाने में हो गया, या फिर अगर कोई पशुधन है तो पशु वशु को, लेकिन जो बड़े रॉयल लोग हैं वही रख पाते हैं दास। भारत में आम लोगों के यहाँ दासों का प्रचलन नहीं है उतना, तो इसीलिए मेगास्थनीज कह पाता है कि भारत में दास नहीं है, क्योंकि उसे भारत की दासता समझ नहीं आती है। आइए प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यूरोप की तुलना में भारत में दासों की स्थिति अच्छी थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान यह रखना है कि पहले स्टेटमेंट को सही करने के लिए मुझे किस सोर्स की जानकारी लेनी पड़ी? मेगास्थनीज की इंडिका की, क्योंकि मेगास्थनीज अपने इंडिका में कहता है कि भारत में दास नहीं है, और बाद में जब एक्सप्लेन किया गया है, उसकी तुलना की गई है, तो बताया गया कि भारत में दास है, लेकिन यूरोप की तुलना में भारत में दासों की स्थिति अच्छी थी। तो इसीलिए आपको भी जरूरी नहीं है कि दास के संदर्भ में आप पढ़ेंगे तभी दासों के बारे में जानेंगे। आप रेफरेंस बुक में या आप जो भी सोर्स पढ़ रहे होंगे, उन सोर्स में कहीं ना कहीं इधर उधर से दासों की चर्चा हुई होगी, वहां से आप निष्कर्ष निकाल करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में यूरोप की तुलना में दासों की स्थिति अच्छी थी, इसका सोर्स क्या है? मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, दासों को आमतौर पर सेवकों के बजाय वंशानुगत नौकर के रूप में माना जाता था। वंशानुगत तो भारत में जो दास रहे हैं, बेसिकली राजा के जो दास पुत्र होते थे, उन्हें भी सामान्यतः दास मान लिया जाता। तो वंशानुगत नौकर होते थे कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी, एक व्यक्ति है जो नौकर है, तो पिता का नौकर था, बेटा का भी नौकर। तो ये प्रचलन आप लोगों ने अपने गांव में भी, पुराने अगर कोई होंगे गांव से, शायद वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर पर, ये ध्यान रखना है, आमतौर पर ऐसा होता था, मतलब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नियम नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, विवाह दासों के बीच भी होते थे। यह स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखना है कि ग्रीको रोमन सोसाइटी में दासों के बीच वैवाहिक संबंध की अनुमति नहीं थी। भारत में लेकिन जो दास होते थे उनको भी आपस में विवाह करने की अनुमति थी, वे अपनी संतान को पैदा कर सकते थे, लेकिन यह कह रहा है कि विवाह से होने वाली संतान भी दास मानी जाती थी। भारतीय समाज में दासों के प्रति काफी उदारता रखी गई है। इवन जो नारद स्मृति है, चाणक्य और नारद स्मृति दोनों ने दास मुक्ति को पुण्य माना है। दास मुक्ति क्या है? पुण्य। अगर आप किसी दास को उसकी दासता से मुक्त करते हैं तो आप पुण्य के भागी हैं। इसका मतलब है कि यहां का जो धर्म ग्रंथ है वह भी दासों के लिए अनुकूल है। दासों को प्रताड़ित करने वालों को समाज भी बुरी निगाह से देखता है और धर्म ग्रंथ भी उसकी आलोचना करते हैं। तो इसीलिए भारत में दासों की स्थिति उतनी निकृष्ट नहीं थी। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि विवाह से होने वाली संतान भी दास मानी जाती थी। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में दास, पुत्र को दास मानने का कंसेप्ट नहीं था। अगर दो दासों के बीच में विवाह होता है और उससे जो संतान पैदा होती है उसे स्वतंत्र माना जाता था, वह दास नहीं होता सामान्य परिस्थितियों में। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है कि राजपूत, क्षत्रिय और कायस्थों के उच्च वर्गों ने महिलाओं को घरेलू काम के लिए दास बना रखा। तो ये तो ट्रेंड था कि घरेलू सेविका के रूप में महिला दास भारत में पुराने काल में भी देखी जाती थी, मध्यकाल में भी थी, आधुनिक काल में भी बहुत घरों में आपको पहले देखने को मिलती थी। अब भी हालांकि है, लेकिन कम है। ठीक है, तो महिला घरेलू काम में दास के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। तो इसका मतलब है कि केवल थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें कि थर्ड नहीं हो? हाँ, ये देखिए डी नंबर ऑप्शन में 1, 2 और 4 है। तो दासों के बारे में मुझे लगता है कि मैंने आपको उतनी जानकारी पर्याप्त दे दी है कि अगर दासों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई इनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, जो भी कोई ऐसा जो कि शताब्दी हो, 150 वर्ष हो, 200 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, ऐसा कोई जो महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, तो उस पड़ाव से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो यहां पर पी चिदम्बरम पिल्लई के बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इनकी 150वीं जयंती
मनाई गई है हाल ही में 2022 में, और प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। इनके बारे में प्रश्न क्या कहता है, इन्होंने 1906 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। तो पहले स्टेटमेंट में दो फैक्ट है, पहला कि 1906 में, और दूसरा कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। दो फैक्ट हुए। सेकंड स्टेटमेंट, इन्होंने अपने जीवन में जिस भी उत्पाद का इस्तेमाल किया वह स्वदेशी उत्पाद है। इसका मतलब है कि इन्होंने कोई विदेशी उत्पाद का उपयोग नहीं किया। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, इन्होंने तूतीकोरिन और मालदीव के बीच पहली स्वदेशी भारतीय शिपिंग सेवा शुरू की। इसका मतलब है कि भारत में पहली शिपिंग सेवा किसने शुरू की, पी चिदम्बरम पिल्लई ने, और कहा तूतीकोरिन और मालदीव के बीच, ऐसा तीसरा स्टेटमेंट कहता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है ब्रिटिश सरकार द्वारा बाद में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, उन्हें मौत की सजा दी गई। ठीक है। तो कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब भाई पी चिदम्बरम पिल्लई कोई क्रांतिकारी तो थे नहीं, किसी की इन्होंने हत्या तो की नहीं थी। ये क्या थे, ये आंदोलनकारी थे और स्वदेशी के मुद्दों को प्रमोट करते थे। तो इनको फांसी की सजा देना थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है, एक्सट्रीम केस। हालांकि अंग्रेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद फांसी की सजा एक्सट्रीम केस में दी जाती होगी, सबको नहीं दी जाती होगी। और ये तो वैसे भी कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, तो आंदोलनकारियों को फांसी की सजा बहुत ही कम मिली है। तो ये फांसी की सजा वाला स्टेटमेंट गलत प्रतीत होता है। तो चौथा अगर हम गलत काटते हैं तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, और आंसर निकल गया 1 और 2। इसका मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है अगर हम इसको आंसर माने। तो तीसरा स्टेटमेंट फिर पढ़ लेते हैं कि इन्होंने तूतीकोरिन और मालदीव के बीच, तो हो सकता है कि इन्होंने तूतीकोरिन और मालदीव के बीच नहीं बल्कि किसी और क्षेत्र में स्टीम नेविगेशन की शुरुआत की हो, या शायद इन्होंने जो शुरुआत की है वो पहली नहीं हो। इसका मतलब है कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है और पहला और सेकंड सही है। आइए जान लेते हैं इसको। देखिए, इनको तमिल हेल्समैन भी कहा जाता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी, चूंकि इन्हें पता था, ये एक व्यापारी आदमी थे, इन्हें पता था कि भारत को गुलाम बनाने में अंग्रेजों का आर्थिक लाभ है। अगर हम उनके आर्थिक एकाधिकार को तोड़ देते हैं, अगर उनके आर्थिक लाभ को चुनौती देते हैं, तो फिर वो भारत में नहीं रहेंगे। इसीलिए उनके व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए इन्होंने भारत में अपनी 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। इन्होंने अपने जीवन में जो भी उत्पाद इस्तेमाल किया वह स्वदेशी उत्पाद था। इसका मतलब है कि ये स्वदेशी के बहुत बड़े प्रणेता थे। इन्होंने विदेशी उत्पादों से अपने आप को दूर रखा। ठीक है। इन्होंने ध्यान रखिएगा कि तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच पहली स्वदेशी भारतीय शिपिंग सेवा शुरू की। तूतीकोरिन और कोलंबो, श्रीलंका के बीच, मालदीव के बीच नहीं, तूतीकोरिन से श्रीलंका, कोलंबो के बीच में इन्होंने पहली भारत की स्वदेशी भारतीय शिपिंग सेवा की शुरुआत की। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है। और उनका जो वकालत का लाइसेंस था उसे भी रद्द कर दिया गया। तो यहां आपने जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, जहां हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट पता लगे, चौथा स्टेटमेंट एक्सट्रीम था, मौत की सजा एक एक्सट्रीम केस होती है, और जो थर्ड स्टेटमेंट था उसमें फैक्ट बहुत अधिक थे आसानी से गलत करने के, तो इसीलिए इसको गलत किया जा सकता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन में और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में इलिमिनेशन से अधिक आपका नॉलेज महत्वपूर्ण है। यहां पर आपका नॉलेज बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इसीलिए मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में अपने नॉलेज को अधिक से अधिक परिपक्व। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय मानसून में बदलाव, इसके प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान रखना है, प्रश्न पढ़ते समय बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। यह प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2022 में, यह नहीं कह रहा है कि संपूर्ण समय में भारत में जलवायु परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ वर्ष 2022 की बात कर रहा है। तो अगर 2022 के संदर्भ में आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है, अगर आप ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए करंट के न्यूज पढ़ते हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। और एक और सलाह,
ये जो वर्ष 2022 लगा दिया गया है, ये वर्ष लगा करके यूपीएससी भी कभी कभी आपको बुद्धू बना देता है। ठीक है, वर्ष से कंफ्यूज होना ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन में बदलाव के जो भी प्रभाव है, वो वर्ष 2022 हो, 2021 हो, 2018 हो, 2017 हो, सब में एक ही जैसे लगभग रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि बदलाव के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो भाई बदलाव में क्या क्या प्रभाव हुए हैं? तो पहला कि मानसून में बढ़ता उतार चढ़ाव, ये 2022 हो चाहे 2018 हो, हर साल मानसून में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो सही ही होना चाहिए। कह रहा है कि कम दबाव वाले क्षेत्रों की स्थिति का उत्तर की ओर जाना, कम दबाव वाले क्षेत्रों की स्थिति का उत्तर की ओर जाना का मतलब क्या है कि ये जो लो प्रेशर का रीजन है और ये नीचे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर जो कि पहले यहां पर था, अब लो प्रेशर ऊपर की ओर चला गया है। मतलब आप सभी जानते हैं, अगर आपने भारत की मॉनसून को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जो उत्तर भारत के मैदान है, पश्चिमोत्तर भारत का जो रीजन है बेसिकली, जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी और उत्तरी एमपी, ये जो इलाका है बेसिकली यहां पर मानसून के समय लो प्रेशर बना रहता है। और इसी लो प्रेशर के कारण यहां पर काफी लो प्रेशर होने के कारण जो समुद्र से हवाएं हैं वो इस लो प्रेशर की ओर आती है, तो उधर से मानसूनी वर्षा को लेकर के आती है। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा होगा। अब कह रहा है कि ये लो प्रेशर कहां हो गया है? उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया है। तो उत्तर की ओर, इससे उत्तर कहां जाएगा? हिमालय की तराई में, है ना। तो लो प्रेशर अगर हिमालय की तराई में जाएगा तो हिमालय की तराई ठंडी है कि गर्म है? ऑलरेडी ठंडी है, तो वहां पर लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा तो लो प्रेशर उत्तर खिसक सकता है, संभावना कम है। तो लो प्रेशर किधर खिसक रहा है? लो प्रेशर दक्षिण की ओर चला गया है। तो उत्तर की ओर जाना जैसे ही आया, अगर आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करके देखा तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा, रोगों में कमी। अरे भाई, भारत में मानसून में परिवर्तन होने से रोगों में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो ये कमी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा, बढ़ता कीट आक्रमण, कृषि उत्पादकता में परिवर्तन, ये तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके बारे में एक बेसिक समझदारी आपको होती और आप इस प्रश्न को आसानी से सही कर सकते थे। लेकिन कभी भी वर्ष देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ऐसे ट्रिक खेलता है आपके दिमाग से खेलने के लिए। वर्ष देख करके बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचना है कि क्या इसका प्रभाव हो सकता है। जो हो सकता है 2018 में हो सकता है, वही 2022 में होगा, यही एग्जैक्टली आंसर भी होगा। ठीक है, तो 2 और 3 गलत है, तो कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। तो इसका मतलब है कि 1 और 4 सही उत्तर है। इस प्रश्न को आपको बस ये बताना था कि कभी कभी यूपीएससी ने लगभग हर साल एक क्वेश्चन ऐसा रखा है कि क्वेश्चन पूछते समय कोई स्पेशल इंडिकेशन दे दिया है, और उस स्पेशल इंडिकेशन में अगर आप फंस गए तो आप एक आसान क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप इसको इग्नोर करते। अब 2022 के बारे में अधिक सोचने लगते तो कंफ्यूजन बढ़ जाता। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, हाल ही में जारी द जेंडर स्नैपशॉट 2022, इस रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है, लेकिन आइए देखते हैं। तो हमें रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो कैसे सही करेंगे? पहला, फैक्ट, सिर्फ फैक्ट खोजते रहिए, कहां फैक्ट मिल रहा है। यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, यूनेस्को। दूसरे में, महिलाओं और लड़कियों की तुलना में पुरुष और लड़के अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। पुरुष और लड़के अत्यधिक गरीबी में, किसकी तुलना में? महिलाओं और लड़कियों की तुलना में। थर्ड स्टेटमेंट, इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक मौजूदा दर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 286 साल लगेंगे। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 10 में से केवल 4 नौकरियां महिलाओं के पास। अब देखिए, हमने जहां जहां फैक्ट हमें दिख रहे थे, हमने उसके नीचे क्या किया? एक लाइन लगा दी। ठीक है, तो अब उस फैक्ट को ही हम देखेंगे कि जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट, यूनेस्को किससे जुड़ी हुई संस्था है? जेंडर से जुड़ी हुई संस्था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ये जेंडर से जुड़ी हुई संस्था है, ठीक है। और यूएनडीपी क्या करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है, जेंडर से जुड़ा हुआ इंडेक्स निकालता है। तो जेंडर से जुड़ा हुआ रिपोर्ट यूनेस्को तो निकालता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है कि यूनेस्को नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी संस्था होनी चाहिए। जैसे ही कोई संस्था का नाम आ जाए, नाम मैक्सिमम केस में आप जब भी कोई फैक्ट देखेंगे, कोई नाम देखेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखेंगे, कोई मंत्रालय का नाम देखेंगे, ये सब अधिकांश केस में गलत होने के लिए संभावित हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला को अगर हम गलत मानते हैं तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि आंसर निकल गया केवल 3 और 4। इसका मतलब है कि आपको पूरी जानकारी रखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये जानने की जरूरत थी कि कहां एक फैक्ट मिल रहा है, हार्डकोर फैक्ट। सिर्फ एक फैक्ट को आपने पहचान लिया, आपका पूरा का पूरा आंसर निकल गया। तो ये अगर हम केवल 3 और 4 सही, इसका मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां से हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, महिलाओं और लड़कियों की तुलना में पुरुष और लड़के अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट अपने आप ही गलत है, महिलाएं अधिक गरीबी में रहती हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं पुरुष अधिक गरीबी में रहते हैं। तो पुरुष जैसे ही गरीबी में बात किया तो ये स्टेटमेंट तो पढ़ते ही लग जा रहा है कि यह गलत है। तो इसका मतलब कि हमने जो 3 और 4 आंसर सेलेक्ट किए हैं यह अधिक सही होने के लिए संभावित है, ठीक है। आइए अब इसको ध्यान देते हैं। देखिए, यूएन डेसा और यूएन ह्यूमन, इन दोनों ने मिलकर के यह रिपोर्ट निकाली है, जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट, ठीक है। किसने निकाली है, यूएन ह्यूमन ने। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहां पर यूनेस्को था, अगर इसकी जगह पे यूएनडीपी होता तो कंफ्यूज हो जाते आप। लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, आपको मैक्सिमम केस में मानना है कि वह ऑर्गेनाइजेशन क्या दिया गया है, गलत दिया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। मुख्य निष्कर्ष इसका क्या है कि पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में अभी पूरे विश्व में कितने साल लगेंगे, दुनिया में 246 साल, 286 साल, 286 ईयर्स लगेंगे हमें जेंडर इक्वालिटी प्राप्त करने में। अभी 200 से ज्यादा, मतलब लगभग 300 वर्ष लगेंगे, तब जाकर के पुरुष और महिला दोनों एक समान माने जाएंगे, एक समान हो पाएंगे। पुरुष और लड़कों की तुलना में महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में है, ये तो सबको पता है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं में क्या है कि 10 में से केवल 2 नौकरियां, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 में से केवल 2 नौकरियां महिलाओं के पास है, 8 नौकरियां पुरुष के पास। इसका मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ओनली 20% के आसपास, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको जाननी चाहिए, तभी आप आगे आंसर्स कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अगला एक क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघचक्र, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एक सलाह है कि अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिले और निश्चित रूप से नहीं आता है तो इसके ऑप्शन से इलिमिनेट करके आंसर को खोजना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको गलत आंसर देते हैं। इसीलिए अगर आपने 75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो मेरी एक सलाह रहेगी कि वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर आपको निश्चित रूप से पता है तभी वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ऑपरेशन मेघचक्र क्या है, पहला कह रहा है यह राष्ट्रीय उद्यानों या वन्य जीव अभयारण्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए वन विभाग का अभियान, ऑपरेशन मेघचक्र। सेकंड, यह साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए मिशन। थर्ड, यह भारतीय नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसरो का अभियान है। चौथा, यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसको साझा करने के विरुद्ध अभियान है। बेसिकली जो ऑपरेशन मेघचक्र है ये भारत में सीबीआई ने शुरू किया है, और सीबीआई का उद्देश्य क्या है कि जो भारत में बाल यौन शोषण होता है उससे जुड़े हुए अगर कोई सामग्री उपलब्ध है ऑनलाइन, उनको भी रोकना या फिर बाल यौन शोषण को रोकने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये आपको केंद्रीय सीबीआई का एक मिशन है जो कि क्या करता है, बाल यौन शोषण सामग्रियों के प्रसार को रोकता है, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघचक्र, लेकिन फिर भी ये सलाह है वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए
आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में एक यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डेली शामिल किया जाता है ताकि आपको बताया जा सके कि यूपीएससी के क्वेश्चनों को यूपीएससी किस माइंडसेट से पूछती है और कम जानकारी के बावजूद यूपीएससी के क्वेश्चनों को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो 2022 और 2021 के प्रमुख क्वेश्चनों को हमने देख लिया है, तो अभी 2020 का चल रहा है। ये प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। शब्दों को पकड़ना है, किए जा सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, इनको एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। कह रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, साइंस टेक का क्वेश्चन है। अब अगर किसी को जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जानकारी नहीं हो तो फिर वो क्या करेगा, वो इसको मिस कर जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको भी आसानी से सही किया जा सकता था। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बिना जानकारी होते हुए भी इसको आसानी से कैसे, क्योंकि हर स्टेटमेंट संभावना की बात कर रहा है, सकता है, सकता है, सकता है। तो ये एक जानकारी है कि साइंस टेक के या फिर यूपीएससी में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसमें देखिएगा जितने संभावित वाले प्रश्न हैं, सकता है वाले, वे स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में सही होते हैं। ठीक है, तो यहां भी तीनों में संभावना है, इसीलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां सही है। इसका डी आंसर। ठीक है, तो आज हमने करंट अफेयर के साथ साथ पीवाईक्यू को भी देखा, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक को भी देखा। आगे हम इस सीरीज में आगे और चीजों को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।